ओके, नमस्कार सर। आपका अपग्रेड उमंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं विवेक व्यास। आज अपन थर्ड ग्रेड के सेल बायोलॉजी चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है। इस पर बात करने से पहले, इस सेशन को शुरू करने से पहले दो लाइन में बोलना चाहता हूँ कि आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि दुनिया मिसाल दे। इसी के साथ, इस दो लाइनों के साथ हम सेल बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन कोशिका के बारे में यही सुनते आए हैं कि यार ये कोशिका है क्या। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जब भी अपन ने सेल चैप्टर के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे पहली बात यही आई कि कोशिका क्या है। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है सर? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है सर? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? शरीर के बहुत से अंग भी हैं, अपन आंखों से देख रहे हैं, पाचन तंत्र हो रहा है, खाना खा रहे हैं, पचित हो रहा है वो, लेकिन ये इस कोशिका को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा? इसका कारण क्या है? जब मैं कोशिका की बात करूं, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया, हमें पता है कि हमारे शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ। हमारे शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ। ठीक है। इस शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ, जिसे युग्मनज कहा गया। जिसे क्या कहा गया सर? युग्मनज कहा गया, जाइगोट कहा गया। जिसे क्या कहा गया भाई? युग्मनज कहा गया। ठीक है। इस युग्मनज से हमारे शरीर का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये क्या थी सर? एक कोशिका थी। ठीक है। ये क्या थी सर? एक कोशिका थी। इस कोशिकाओं का समूह बना, जिसे कहा गया उत्तक। जिसे क्या कहा गया? उत्तक कहा गया। फिर इन उत्तकों का समूह बना। जिन्हें अंग कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? अंग कहा गया। और ये अंग, बहुत से अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण किया। बहुत से अंग मिलकर किसका निर्माण किया? अंग तंत्र का निर्माण किया। और ये अंग तंत्र मिलकर एक शरीर बनाते हैं। ये अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं सर? एक शरीर बनाते हैं। तो अपन ने क्या बात कही कि हमारे शरीर की का निर्माण एक कोशिका से हुआ, जिसे युग्मनज कहा गया, और इस कोशिकाओं का समूह कहलाया उत्तक, टिश्यू। ठीक है। 9th एनसीईआरटी में इसकी परिभाषा दी हुई है। 9th एनसीईआरटी में इसकी परिभाषा दी हुई है, और इसकी परिभाषा में कहा गया है कि एक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में समान हो, इसकी ओरिजिन सेम होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकते हैं? समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान भी होंगे और असमान भी होंगे। ठीक है। तो इन कोशिकाओं का समूह कहलाया उत्तक, उत्तकों का समूह कहलाया अंग, अंगों का समूह कहलाया अंग तंत्र, अंग तंत्र का समूह मिलकर शरीर का निर्माण किया। तो अगर मैं बात करूं कि इस भवन रूपी शरीर की पहली ईंट जो थी वो क्या थी? कोशिका थी। इसलिए इसको क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भैया कोशिका के बारे में बताया किसने था? कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो उसकी बात करते हैं। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए, वो आए रॉबर्ट हुक। कौन आए सर? रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किया? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से एक कॉर्क समान संरचना देखी। कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर देखी। क्या देखी सर? कॉर्क समान संरचना देखी। और इस कॉर्क समान संरचना को इन्होंने सेल्यूला नाम दिया। क्या नाम दिया सर? सेल्यूला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्यूला नाम दिया। इस सेल्यूला को आगे जाकर सेल कहा गया। आगे जाकर क्या कहा गया? सेल कहा गया। और इन्होंने अपनी ये सारी बात एक बुक के बारे में एक बुक में लिखी। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था इस बुक का? माइक्रोग्राफिया बुक। क्या नाम था सर? माइक्रोग्राफिया बुक। और ये जो सेल थी, जो उन्होंने सेल्यूला शब्द दिया था, उन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया। कैसी कोशिका सर? मृत कोशिका के बारे में बताया। ठीक है। 1665 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से एक कॉर्क समान संरचना देखी, और इस कॉर्क समान संरचना को सेल्यूला नाम दिया, जो एक प्रकार की मृत कोशिका थी। ठीक है। फिर एक और वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था ल्यूवेनहोक साहब। जिनका नाम क्या था? ल्यूवेनहोक साहब। ल्यूवेनहोक साहब आए 1674 ईस्वी में, और इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया। किनके बारे में? जीवित कोशिका के बारे में बताया।
किसके बारे में? जीवित कोशिका के बारे में बताया। और जीवित कोशिका के बारे में बताया और जीवित कोशिका के बारे में बताकर इन्होंने जीवाणु कोशिका की बात कही। किनकी बात कही? जीवाणु कोशिका की बात कही। और इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया सर? एनिमलक्यूल नाम दिया। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक पढ़े। अपन ने सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में बताया और ल्यूवेनहोफ साहब ने जीवित कोशिकाओं के बारे में बात कही। ठीक है, जब अपन बात करें थर्ड ग्रेड के परिप्रेक्ष्य में, तो थर्ड ग्रेड के परिप्रेक्ष्य में तीन चीजें हैं इस सेल से। सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेल ऑर्गन की बात है, फिर अगर बात करूं तो सेल डिवीजन की। रिट में जब अपन 24 तारीख वाले शिफ्ट की बात करते हैं तो उस शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन सेल डिवीजन के थे। सेल डिवीजन फेवरेट टॉपिक रहा है आरएसएमएसएसबी का भी और आरबीएससी बोर्ड का भी, तो सेल डिवीजन से इसके सवाल बने हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, दो लाइनें बनाई थी मैंने इस रिट के परिप्रेक्ष्य में, है ना। गालिब साहब की लाइनें थी कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है तैर के गुजरना है। उसी प्रकार ये थर्ड ग्रेड नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के गुजरना है। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं आगे की कहानी। पहले रॉबर्ट हुक साहब को देख लिया और ल्यूवेनहोफ साहब को देख लिया, अब अपन आगे की बात करते हैं। आगे की मैं जब बात करूं, अपन थर्ड ग्रेड के हिसाब से देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल होती है साइटोलॉजी। क्या होती है सर? साइटोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। एक मैं जब बात करूं, दो चीजें आती है अपने पास, एक आता है कल्चर और एक आता है लॉजी। कल्चर शब्द यूज लिया जाता है जब अपन किसी पालन की बात करें, मुर्गी पालन, है ना, मधुमक्खी पालन, वहां कल्चर यूज लिए जाते हैं। जैसे अपन ने एक शब्द देखा होगा पीसी कल्चर, तो ये कल्चर शब्द जो है वो पालन से संबंधित है। और लॉजी कहाँ आएगा? जहां पर अध्ययन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? अध्ययन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है सर? साइटोलॉजी। इसके बाद में अगर बात करूं तो फिर बात आती है अपने पास कि अपन ये देखें, ये फैक्ट देख रहे हैं अपन, तो इस फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट आया कि स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। अब अपन बात करते हैं कौन सी कोशिका सबसे बड़ी, कौन सी कोशिका सबसे छोटी, कौन सी कोशिका सबसे लंबी, है ना, ह्यूमन में, प्लांट में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है, सबसे बड़ी कोशिका है जो अपन ने लगभग सबने नाम सुन रखा है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वो कौन सी कोशिका होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद बात करूं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है सर? माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा होती है सर। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। फिर मैं अगर बात करूं तो सबसे छोटी कोशिका हो गई माइकोप्लाज्मा। अब अपन बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है जो अपने ह्यूमन में प्रेजेंट रहती है? वो होती है नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका। और ध्यान रखना, इस तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। इसमें तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होगा क्योंकि इसमें जो होती है वो G2 अवस्था में ही कोशिका विभाजन रुक जाता है, उसके बाद आगे M फेज में जाता ही नहीं है, तो कोशिका विभाजन होता नहीं है, G2 तक रुक जाता है इंटरफेज की। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं तो इसमें कुछ यूं बात आती है कि यह क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है जो सबसे लंबी कोशिका होगी। उसके बाद में अगर बात करूं तो प्लांट में बात कर लेते हैं, है ना। पादपों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, लार्जेस्ट सेल जो होती है प्लांट में वो होती है एसिटाबुलेरिया। कौन सी होती है? एसिटाबुलेरिया, जो सबसे बड़ी होती है पादपों में। प्लांट में जो सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल इन प्लांट आर एसिटाबुलेरिया। ठीक है, फिर सेकंड बात, सबसे छोटी कोशिका जो होती है पादपों में वो होती है माइक्रोसिस। वो कौन सी होती है सर? माइक्रोसिस होती है। वो कौन सी होती है? माइक्रोसिस होती है। वो कौन सी होती है? माइक्रोसिस होती है सर। ओके सर, यहां तक की बात अपने पास कंप्लीट होती है। फिर मैं बात करता हूं स्पेशल ह्यूमन के बारे में। तो अपन मानवों के बारे में अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो होगी अंडाणु।
वो कौन सी होगी सर? वो होगी अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका होगी वो होगी शुक्राणु। ठीक है, वो कौन सी कोशिका होगी? शुक्राणु। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु आ गई अपने पास और सबसे छोटी कोशिका आ गई शुक्राणु। तो अपन ने ये सारे बात कर ली। थर्ड ग्रेड के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल सकता है सर। ओके सर, इसके बाद अपन बात करते हैं सेल थ्योरी की। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत की। जब मैं बात करूं कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत की जब मैं बात करूं तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने दिया भाई? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। ठीक है, दोनों अच्छे दोस्त थे। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दी? सेल थ्योरी। क्या दी सर? सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी की मैं अगर बात करूं तो सेल थ्योरी दी गई किनके द्वारा? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। किनके द्वारा? स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। स्लाइडेन व स्वान के द्वारा क्या दे दी गई? सेल थ्योरी दी गई। इनका सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम था उनका? रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम था उनका? रुडोल्फ विर्चोव। इन रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा? लैटिन भाषा में एक कोट जारी किया। उस कोट का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कोट जारी किया इन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ क्या होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का? ध्यान रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। कौन? क्या कहा इन्होंने? नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिका किससे बनेगी? पुरानी कोशिका से। किससे बनेगी भाई साहब? पुरानी कोशिका से बनेगी। किन्होंने ये बात बोली? रुडोल्फ विर्चोव ने। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड 2018 में, कब भाई? फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये सवाल आया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो कोट था वो किन्होंने दिया? रुडोल्फ विर्चोव साहब ने दिया। क्या इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया? नहीं, कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन व स्वान ने। और रुडोल्फ विर्चोव इसका सपोर्टिंग सिस्टम थे, सपोर्ट किया इन्होंने इन बात का कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है और ये एज इट इज कोट फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया। ठीक है सर, इसके बाद की बात करें। इसकी बाद की मैं अगर बात करूं तो अपने पास अब बात आती है सेल थ्योरी में कहा क्या गया? सेल थ्योरी में ये कहा गया कि कोशिका जो होती है, सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? अपनी बॉडी की। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड इन्होंने कहा जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिका व कोशिका उत्पाद से बना होता है। सेल एंड सेल प्रोडक्ट से बना होता है। कौन से? सेल एंड सेल प्रोडक्ट से बना होता है। कोशिका और कोशिका उत्पाद से बना होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बात कही कि कोशिकाओं में आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। आनुवांशिक गुण निहित होते हैं किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, और ये बात तो थी कि भाई नई कोशिका किससे बनेगी? पुरानी कोशिका से। तो ये क्या बात थी? सेल थ्योरी की बात थी। किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। सपोर्ट किसने किया? रुडोल्फ विर्चोव ने। क्या कोड जारी किया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। शरीर कोशिका और कोशिका उत्पाद का बना होता है और आनुवंशिक गुण इसमें निहित होते हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात कंप्लीट होगी। एक बात ध्यान रखना, सेल थ्योरी के जो अपवाद हैं वो कौन है सर? सेल थ्योरी के जो अपवाद हैं वो है वायरस जो है वो सेल थ्योरी के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। ये अगर परपोषी कोशिका के बाहर हैं तो ये भाई साहब निर्जीव रहेगा, लेकिन एक बार सजीव कोशिकाओं में चला गया तो ये क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। ठीक है, सजीव और निर्जीव की बीच की योजक कड़ी जो होती है वो वायरस होती है। ठीक है, इसके अलावा अपनी आरबीसी भी जो है वो सेल थ्योरी का अपवाद होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? सेल ऑर्गन की, और सेल ऑर्गन के बाद अपन सेल डिवीजन की बात करेंगे। मैं जहां तक बात करूं अपने सिलेबस की तो वहां सेल डिवीजन मेंशन नहीं है, लेकिन जब अपन बात करते हैं सेल की, अगर कोशिका होगी तो कोशिका में विभाजन भी होगा। इसलिए शुभ रात्रि, आपका आने वाला दिन मंगलमय हो। जय श्री